तो कल वाली क्लास में हम लोगों ने इसको बनाने की रासायनिक अभिक्रियाओं को तो देखा ही था। आज भैया इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि अगर आपसे आ जाता है कोई क्वेश्चन लॉन्ग में कि आपसे पूछ लेता है नाइट्रिक अम्ल को औद्योगिक विधि द्वारा बनाइए या व्यापक विधि द्वारा या व्यापारिक विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करिए, तो आप क्या करोगे? तो भैया सबसे पहले ये चित्र बना करके आ जाओगे और देखो मैं स्टेप वाइज बताता चलता हूँ कि अब क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको अमोनिया गैस को और एयर को कहाँ पर ले जाना है? उत्प्रेरक कक्ष में। तो मैं स्टार्टिंग ही यहीं से करता हूँ। मैं यहीं पर हेडिंग डाल देता हूँ कि अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर उत्प्रेरक कक्ष का कार्य क्या है या हमें उत्प्रेरक कक्ष में क्या करना है। कैटलिस्ट चेंबर कहते हैं इसको। देखो तो हम लोगों ने कौन सी दो गैसों को उत्प्रेरक कक्ष में भेजा है? अमोनिया को और एयर को। कहते हैं इस कक्ष में अमोनिया, बेटा अमोनिया का सूत्र तो NH3 रख लिया, और एयर के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप O2 का यूज कर सकते हो। तो आपने इस कक्ष में अमोनिया को, और एयर का मतलब है O2 को, चाहे तो प्लेटिनम चाहे रोडियम, या बेटा इस उत्प्रेरक का एक और नाम है, इसे गाज उत्प्रेरक भी कहते हैं। गाज उत्प्रेरक, गाज उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेटा इस उपस्थिति में आपको इसको गर्म करना है लगभग 500 केल्विन, 500 केल्विन ताप व 9 बार दाब। पर रखा जाता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले उत्प्रेरक कक्ष में अमोनिया को और एयर को ले गए। अमोनिया और एयर को दोनों का ही टेम्परेचर 500 केल्विन, दाब 9 बार किया, और साथ में प्लेटिनम या रोडियम जिसे हम गाज उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं के संपर्क में जैसे ही रखा, बेटा अमोनिया ने एयर से क्या कर ली? अभिक्रिया। तो अभी इस बात को लिखते हैं। देखो अमोनिया एयर से अभिक्रिया कैसे करेगी। तो अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, और बेटा एयर के फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तीर का निशान थोड़ा सा बड़ा बना लेना ताकि आप सभी उत्प्रेरकों को लिख सकें, प्लेटिनम को भी, रोडियम को भी, और अगर लिखना चाहो तो भैया ये भी लिख सकते हो गाज उत्प्रेरक। थोड़ा सा और तीर का निशान बड़ा बना लेते हैं। और बेटा इसकी प्रेजेंस में हमने पदार्थ को गर्म किया या इन गैसों के मिश्रण को गर्म किया 500 केल्विन टेम्परेचर पर, और साथ में दाब रखा 9 बार। और बेटा जैसे ही गर्म करोगे आप देखोगे 4NH3 5O2 से अभिक्रिया करता है। 4NH3 5O2 से देखो अभिक्रिया कैसे करेगा। बेटा हाइड्रोजन देखोगे तो 3 चौके 12 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जल बनाएगा, तो बनाकर तैयार करेगा 6H2O। अब मैं देखता हूं मेरे पास क्या बचता है। तो भैया 4 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करोगे देखो तो 5 दूना 10 थे, 10 में आपने कितने ऑक्सीजन खर्च कर लिए? 6। तो 6 तो खर्च कर लिए 10 में से, तो 4 ऑक्सीजन बचे और 4 बचे नाइट्रोजन। तो इस अभिक्रिया को हमने कंप्लीट किया। हाँ कल वाली अभिक्रिया में थोड़ा सा ये हो गया था, अभिक्रिया इनबैलेंस रह गई थी, तो उसको बैलेंस कर लेना। इस प्रकार से अभिक्रिया को बैलेंस किया जा सकता है। तो पहली अभिक्रिया उत्प्रेरक कक्ष वाली लिख दी। अच्छा जैसे ही उत्प्रेरक कक्ष में आपने नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को बनाया, बेटा उस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को कहां पर भेजा गया? ऑक्सीकारक स्तंभ पर। तो भैया हम नेक्स्ट हेडिंग यहां पर डालेंगे, ऑक्सीकारक स्तंभ, या बेटा इसको ऑक्सीडेशन चैम्बर भी बोलते हैं। अच्छा ऑक्सीकारक स्तंभ में आपको क्या करवाना है? नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण करवाना है। तो भैया हम यहां बताएंगे प्राप्त
नाइट्रिक ऑक्साइड, जो यहां पर हमने NO को प्राप्त किया है, प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड को O2 के साथ ऑक्सीकृत करवाते हैं। ऑक्सीकृत कराते हैं, जिससे, और इस बात को भी लिखते हैं कि ऑक्सीकरण का परिणाम क्या हुआ, तो जिससे NO को NO2 में परिवर्तित किया जाता है। अगर आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है तो उस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का ऑक्सीकरण करवाते हुए आप उसे NO2 में परिवर्तित कर सकते हो, परिवर्तित किया जाता है। और बेटा NO का NO2 में कैसे परिवर्तन हुआ, इसका भी तो अभिक्रिया लिखना होगा, तो अभिक्रिया इसकी भी लिख लेंगे। NO का परिवर्तन हुआ, काहे में परिवर्तन हुआ, NO2 में, लेकिन NO का परिवर्तन तो NO2 में तब होगा जब NO वायु से अभिक्रिया करेगा। देखो अभिक्रिया का तरीका लिखने का, देखो N भी 2 था, O भी यहां 2 है, लेकिन जब O2 से अभिक्रिया हुई तो O टोटल हो गया 4, 2 यहां से 2 यहां से। अगर इसको लिखना चाहोगे तो इसको लिख सकते हो 2NO2, और इस प्रकार से आपने नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन के डाई ऑक्साइड में क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अब नाइट्रोजन का डाई ऑक्साइड जो हमें यहां से प्राप्त हुआ, उस नाइट्रोजन के डाई ऑक्साइड को हम देखो इस अवशोषक कक्ष में ले जाएंगे। इस अवशोषक कक्ष में ले जाएंगे। अच्छा, अवशोषक कक्ष का थोड़ा सा याद रखना, नाइट्रोजन का ये जो डाई ऑक्साइड है, ये यहां से होते हुए इस पाइप की सहायता से इस अवशोषक कक्ष में जाएगा, क्योंकि अधिकांशतः गैसों का जो द्रव्यमान होता है वो कम होता है, और कम द्रव्यमान के कारण गैसें हमेशा नीचे से कहां की ओर जाती हैं, ऊपर की ओर। और बेटा ऊपर से हम यहां पर गिराते हैं जल का फव्वारा, और बीच में हम रख देते हैं बहुत सारे पत्थर, या इन्हीं पत्थर का नाम आप ये भी पढ़ोगे क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज भी एक प्रकार का क्या है, पत्थर। अब होता क्या इस दौरान कि जो नाइट्रोजन का डाई ऑक्साइड बनकर तैयार हुआ है, ये डाई ऑक्साइड पत्थरों के बीच में धीरे धीरे जाती है ऊपर, और ऊपर से जल आता है धीरे धीरे नीचे, और ये नाइट्रोजन का जो डाई ऑक्साइड है, जब ये नीचे जाता है जल ऊपर जाता है, तो इन दोनों की आपस में क्या होती है, अभिक्रिया। और अभिक्रिया किस कक्ष में होती है, अवशोषक कक्ष में। तो अब हम ये देखें कि प्राप्त नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड जब गैस के फॉर्म में नीचे से ऊपर जा रहा है अवशोषक कक्ष में, और ऊपर से जल का फव्वारा जल को कहां भेज रहा है, नीचे, तो पत्थरों के बीच में गैस को नीचे से ऊपर जाने में भी समय लगता है, और जल को ऊपर से नीचे आने में भी समय लगता है। तो गैस और जल दोनों एक लंबे समय के लिए एक दूसरे से मिल पाते हैं, और इस दौरान दोनों अभिक्रिया भी करते हैं। तो हम इस बात को चेक करेंगे कि अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे अवशोषक कक्ष। अच्छा, अवशोषक कक्ष में क्या बताया जाए, एक तो बताया जाए नीचे से कौन सी गैस भेजी जा रही है, नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड, और ऊपर से किसका फव्वारा गिराया जा रहा है, जल का। तो भैया इस बात को यहां लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि इस कक्ष में नीचे से नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड को एवं ऊपर से जल को गिराया जाता है, या अगर आप और अच्छा लिखना दिखाना चाहें तो आप लिख सकते हैं जल के फव्वारे को गिराया जाता है, जल को गिराया जाता है, जिससे
ये दोनों का मतलब है नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड और जल एक दूसरे से बेटा इसका अर्थ है अभिक्रिया करते हैं। और बेटा अगर इसने बता दिया है कि नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड और जल एक दूसरे पर अभिक्रिया करता है तो इसको देख भी लेते हैं अभिक्रिया कैसे करता है। तो भैया जल को ले आइए, यहां जल का फॉर्मूला है H2O और नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड को रख लेते हैं। अब देखो नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड से अगर अभिक्रिया भी होगी तो मैं 2NO2 ले लेता हूं। अच्छा H2O अगर 2NO2 से अभिक्रिया करेगा तो सबसे पहला काम है ये बनाकर तैयार करेगा नाइट्रिक अम्ल HNO3 और HNO3 बनने के बाद मैं देखता हूं मेरे पास क्या क्या पदार्थ बनकर तैयार होता है। चलो 3 मोल रख के देखते हैं। अगर 3 मोल रख के देखोगे, देखो सबसे पहले 2HNO3 2H हो गए भैया, N भी 2 खर्च कर लिए, O 3 दूना 6H O खर्च कर लिए, तो मेरे पास बचेगा क्या, एक एक्स्ट्रा N और O, तो बनकर तैयार होता है नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। थोड़ा सा इस बार ध्यान देना है, ये नाइट्रिक अम्ल जो बनकर तैयार हुआ है ये तो बर्तन की तली पर बनकर तैयार होगा, जिसे आप टैप की सहायता से या टोटी की सहायता से किसी भी बर्तन पे इकट्ठा कर सकते हो। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बच गई है, NO गैस बच गई है, अगर आप खुद सोचो इस NO गैस को दोबारा से बेटा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना सकते हैं, NO2। अगर NO को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके दोबारा NO2 बना सकते हैं तो उसी NO2 से दोबारा नाइट्रिक एसिड तो भी बना सकते हैं। तो ये NO2 जो है वो दोबारा से नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। हाँ, थोड़ा सा एक काम इसको करेंगे कि इस बात को भी लिखेंगे और ये इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी। कहता है इस विधि द्वारा जब आप नाइट्रिक एसिड को बनाकर तैयार करते हो, क्या नाइट्रिक एसिड प्योर होता है? अगर नाइट्रिक एसिड प्योर होता है तो कितना प्योर होता है, इस बात को भी लिखना होगा। तो भैया हम इस लाइन पे इस इंपॉर्टेंट नंबर को लिखे देते हैं कि इस विधि से प्राप्त नाइट्रिक अम्ल HNO3 68% तक शुद्ध होता है। तो बेटा ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी आता है, जितनी भी चीजें मैं स्टार बना के या एरो का निशान लगा के लिख देता हूं, बेटा ये सारे के सारे अपने आप में एक क्वेश्चन है। कभी कभी हम लोग जैसे ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपने जो नाइट्रिक एसिड का औद्योगिक विधि द्वारा निर्माण किया या ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक एसिड का निर्माण किया, आपको कितने प्रतिशत शुद्ध नाइट्रिक एसिड प्राप्त हुआ, तो उस समय आपको यह बताना होता है कि 68% आपको शुद्ध नाइट्रिक एसिड प्राप्त होता है। कहता है बाकी का पदार्थ कौन सा रहता है, तो भैया बाकी का पदार्थ अधिकांश मात्रा में रहता है जल और नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड। तो हम इस बात को भी बताएंगे कि इसका मतलब मैं क्या सोचता हूं, 68% नाइट्रिक एसिड है तो इसके पास बाद जो पदार्थ बचा वो उसमें अधिकांश भाग तो जल का है। तो हम एक काम करेंगे, अब उस जल को इस नाइट्रिक एसिड से क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो देखो उसके लिए मैं एक और लाइन देखो यहां पे बढ़ा देता हूं। इस नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3 का निर्जलीकरण कराने पर, क्या कोई व्यक्ति निर्जलीकरण जानता है किसको कहते हैं? निर्जलीकरण का मतलब होता है जल को अलग करने की प्रक्रिया। तो अगर आप नाइट्रिक अम्ल से निर्जलीकरण करवाते हो या नाइट्रिक अम्ल से जल को अलग कर देते हो, तो बेटा क्या होता है, निर्जलीकरण कराते हुए 98% शुद्ध नाइट्रिक अम्ल को प्राप्त करते हैं। शुद्ध नाइट्रिक अम्ल को प्राप्त करते हैं। तो एक बात यह भी अच्छी ध्यान रखना
कि इस विधि द्वारा प्राप्त तो हुआ था हमको नाइट्रिक एसिड जो था वो 68%, लेकिन जैसे ही हमने उसका निर्जलीकरण कराया अर्थात उससे जल को अलग किया, जल से अलग करते ही नाइट्रिक अम्ल की शुद्धता कितनी पहुंच गई? 98%। अच्छा, इसको एक और बात इसी में से ध्यान रखना, अलग से एक्स्ट्रा जोड़ लेना है, क्योंकि एक बात इसमें से और इंपॉर्टेंट फॉर्म में बहुत ज्यादा आती है, तो उस बात को भी बेटा इसी के साथ लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 98% HNO3 से जब नाइट्रिक एसिड 98% शुद्ध हो जाता है तो इससे NO2 व N2O3 का भूरा पीला धुआं निकलता है। धुआं निकलता है, तो इस बात को याद रखना, 68% पर मत लिखाना। ये बात लिखना कि जब हमने नाइट्रिक एसिड को 98% शुद्ध कर लिया, तो उस 98% शुद्ध करने के बाद हमने नाइट्रिक अम्ल को ध्यान से देखा तो उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड के भूरे और पीले रंग का क्या निकल रहा था? धुआं। क्योंकि इस नाइट्रिक ऑक्साइड के नमूने से धुआं निकल रहा था, हमने इस नाइट्रिक अम्ल का नाम रखा निकलता है, अतः इसे सधूम्र नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। सधूम्र नाइट्रिक अम्ल अर्थात HNO3 कहते हैं। तो बेटा एक क्वेश्चन ये भी बहुत आता है अपने यहाँ कोर्स में कि अगर आपसे पूछ लेता है सधूम्र नाइट्रिक एसिड क्या है, तो आप बताओगे वैसे तो नाइट्रिक एसिड की शुद्धता 68% होती है, परंतु यदि हम इसका निर्जलीकरण कराते हैं तो नाइट्रिक एसिड की शुद्धता 68% से बढ़कर 98% हो जाती है। और इस दौरान यह देखने को मिलता है कि नाइट्रिक एसिड से आप इन दोनों ऑक्साइडों के नाम न बता पाना, तो ऐसा लिख देना, इस नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का धुआं निकलता है। जरूरी थोड़ी है कि इनको ऑक्साइड को बताओ, मैंने लिख दिया, लिखे रखे हैं। अगर आपको नहीं याद है तो आप इतनी बात बता सकते हो कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड के धुआं निकलता है। और क्योंकि इस नाइट्रिक अम्ल के नमूने से नाइट्रोजन के ऑक्साइड का धुआं निकलता है, हम इसे कौन सा अम्ल कहेंगे? सधूम्र नाइट्रिक एसिड कहेंगे। अगर याद कर सकते हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि सधूम्र नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रोजन के कौन से ऑक्साइड धुएं के रूप में निकलते हैं, और आपको 4 ऑप्शन दे देता है, तो उन 4 ऑप्शन में आपको सही बात को छांट कर लिखना होता है। तो अगर आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ना याद कर पाए तो भैया ये जरूर याद रखना कि नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का धुआं निकलता है। अब एक काम करोगे, इसको जल्दी से नोट करोगे, और फिर हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रिक एसिड के एक तो भौतिक गुण रह गए हैं और दूसरे रासायनिक गुण। अगले नंबर पर बेटा लिखा है नाइट्रिक अम्ल। अच्छा, नाइट्रिक अम्ल का एक नाम और है एक्वा फार्टिस, हालांकि इस नाम से इसको बहुत ही कम जाना गया है, और एग्जाम में भी अपने पास अगर इस नाम से आता है तो बहुत कम बार आया है ऐसा कि नाइट्रिक अम्ल को उसने एक्वा फार्टिस बोला हो। हम इसके भौतिक गुण पढ़ेंगे। तो भैया नाइट्रिक अम्ल के कुछ विशेष भौतिक गुण हैं जिनको हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए। तो मैं पहला ही भौतिक गुण लिखता हूं, यह का मतलब नाइट्रिक अम्ल एक रंगहीन द्रव पदार्थ है। द्रव पदार्थ है। अच्छा, इसमें ये वाली बात तो नहीं लिखेंगे कि गंधहीन है। अच्छा, गंधहीन क्यों नहीं लिखेंगे जानते हो? रीजन है कि अगर नाइट्रिक एसिड 98% प्योर हुआ तो वो अपने अंदर से निकालेगा नाइट्रोजन के क्या? ऑक्साइड, और उस दौरान वो गंधहीन नहीं बचेगा, बल्कि वो एक विशेष प्रकार की क्या देगा? गंध। तो इस बार ये मत लिखाना कि हर बार की तरह बिल्कुल आप ये भी लिख कर आ जाओ कि रंगहीन भी होता है, गंधहीन भी होता है और स्वादहीन भी होता है। इसको मत ऐसा लिखाना। तो भैया इसमें से बस इतनी बात याद रखनी है कि यह एक कैसा द्रव है? रंगहीन। बल्कि एक और बात याद रखना कि अगर नाइट्रिक एसिड का लगातार वायु में खुला छोड़ दें तो फिर नाइट्रिक एसिड के कलर में क्या आने लगता है? थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। अच्छा, नाइट्रिक एसिड का पहला तो हो गया यह रंगहीन द्रव पदार्थ है। दूसरा यह है कि नाइट्रिक एसिड जल में कैसा होता है? घुलनशील। तो लिखते हैं इसके विषय में, यह
जल में घुलनशील होता है। अच्छा, एक चीज तो और भैया याद रखो हमेशा के लिए, किसी भी अम्ल या किसी भी क्षार की बात कर दे अगर और फिर उसका भौतिक गुण लिखना पड़े तो पक्का लिख करके चले आओ कि यह जल में कैसा है, घुलनशील। क्योंकि कोई पदार्थ स्वयं में अम्ल का व्यवहार तब दिखा पाता है या कोई पदार्थ स्वयं में क्षार का व्यवहार तब दिखाई पाता है जब उस पदार्थ को कहां पर घुला जाता है, जल में। जब तक वो पदार्थ जल में घुलेगा नहीं, वो अपने अम्लीय या क्षारीय व्यवहार को कभी प्रदर्शित नहीं कर सकता है। तो ये बात सोचने वाली है कि अगर आप उसको अम्ल या क्षार कह रहे हो, पक्का वो जल पर क्या हो चुका है, घुला है, तभी उसने अपने नेचर को शो किया है। तो अगर नाइट्रिक को अम्ल कह रहे हैं बार बार, नाइट्रिक अम्ल, पक्का जल में ये घुल जाएगा। एक और बात याद रखेंगे, जितने भी ये अम्ल होते हैं, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तो प्रबल अम्लों में से एक है और प्रबल अम्ल जो होते हैं वो त्वचा को क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। तो एक नंबर और लिखेंगे, यह त्वचा को जला देता है। अगर उसके संपर्क में आ गया तो भैया त्वचा को क्या कर देगा, जला देगा। अच्छा, भौतिक गुणों में से बेटा एक गुण इसमें से और लिखा जा सकता है, त्वचा को तो जला ही देता है। अगर भौतिक गुणों में से कोई व्यक्ति ढूंढे कि भैया एक कोई और गुण मिल जाए, तो आप इस बात को याद रखो कि नाइट्रिक एसिड को किसी धातु के पात्र में मत रखें। तो धातु के पात्र में रखने से होता क्या है, नाइट्रिक एसिड धातु के पात्रों का करवा देता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण से बर्तन क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो ये भी एक बात लिखते हैं कि नाइट्रिक एसिड धातु के पात्रों को, पात्र का मतलब जानते हो, बर्तनों को खराब कर देता है। तो यहां लिखेंगे HNO3, धात्विक, धात्विक का अर्थ होता है धातु के, पात्रों का मतलब होता है बर्तनों का ऑक्सीकरण करा देता है या को ऑक्सीकृत कर देता है। ऑक्सीकृत, और बेटा ऑक्सीकृत कर देता है का मतलब है खराब कर देता है। एक तो सबके यहां बेटा ये नाइट्रिक एसिड मिलने वाला भी नहीं, क्योंकि नाइट्रिक एसिड अपने आप में इतना हार्ड जिसको कहते हैं एसिड होता है कि आप इसका रख रखाव ही नहीं कर सकते। आप नॉर्मल बहुत ही दुर्बल एसिड या ऐसे एसिड को जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ऐसे एसिड आप लाते भी हो, डाइल्यूट एसिड, लेकिन आपके घर में कोई भी ऐसा एसिड नॉर्मली नहीं मिलने वाला है भैया जो नाइट्रिक एसिड हो जिसका नाम और सांद्र भी हो। रीजन है कि ये बहुत हार्ड एसिड होते हैं, जरा से ही त्वचा के संपर्क में आके इसको क्या कर देते हैं, जला देते हैं। और एक बात याद रखने वाली ये भी है कि आप नॉर्मली अगर एसिड से जल जाते हो तो बेटा इसके घाव जो है वो आसानी से भरते भी नहीं। इसके घावों को भरने में एक बहुत लंबा समय लग जाता है, कभी कभी तो घावों को पूरा भरने में ना जाने कितने वर्षों का समय लग सकता है। तो भैया इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और नंबर याद रखेंगे, हालांकि ये नंबर भौतिक गुण में ना रहना चाहिए, लेकिन मैं यहीं पे लिखा देता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमको लिखाना ही है। कहता है इसकी संरचना इस प्रकार होती है। और भैया इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि इस प्रकार का मतलब फिर भैया किस प्रकार होती है। तो देखो, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड O और डेटिव बॉन्ड O, ये होता है नाइट्रिक अम्ल एसिड की संरचना। हाँ, थोड़ा सा और चीजें याद रखेंगे बेटा। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की तो बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो तो बॉन्ड बनाने में चला गया होगा। अब ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6। 6 में से उसने देखो 2 ने क्या किया है, बॉन्ड बनाया है। अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए होंगे, 4। अच्छा, नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो जरा 5 इलेक्ट्रॉन में हुआ क्या, एक इलेक्ट्रॉन ने सिंगल बॉन्ड बना लिया, बचे 3। 3 में से 2 ने तो डबल बॉन्ड बना लिया, बचे 2। तो डेटिव बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है। तो भैया इसके तो पूरे इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए।
आ जाएंगे इस ऑक्सीजन पे, तो भैया डेटिव बॉन्ड तो नाइट्रोजन ने बनाया था ना, तो ऑक्सीजन के तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन रखे होंगे, और बेटा इस ऑक्सीजन के 6 में से 2 इलेक्ट्रॉनों ने सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, डबल बॉन्ड बनाया है, तो बचे होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से अगर आप लिखना चाहोगे तो नाइट्रिक एसिड का क्या लिखाओगे, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर लिखने के बाद एक और बात लिख लेते हैं, देखो इधर ये वाली बात लिख लेते हैं, उधर नहीं लिखते हैं, यहां पर कभी कह देता है कि ये बताओ हमको सिद्ध करो कि जो हमको HNO3 दिया गया है, वैसे तो हम इसका नाम तो नाइट्रिक एसिड ही पढ़ते हैं, लेकिन क्या वास्तव में ये अम्ल है, इस बात की गणना करो। तो भैया क्या है कि रसायन विज्ञान का ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को अम्ल अम्ल अम्ल, या फिर से एक बार दोबारा पढ़ देते हैं, अम्ल कह रहा है तो उसको जबरदस्ती अम्ल मत मानो, कम से कम उसके कुछ ऐसे प्रूफ अपने पास रख लो जिससे हम पदार्थ को अम्ल के रूप में सिद्ध तो कर सकें। तो कहता है कुछ हमें ऐसी अभिक्रियाएं लिख करके दिखाइए जो इस बात को रिप्रेजेंट कर सकें कि जो HNO3 है वास्तव में अम्ल है या नहीं। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने नाइट्रिक अम्ल 3-4 बार पढ़ लिया तो कोई भी पदार्थ नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। तो अब देखो कुछ ऐसी घटनाओं को पढ़ते हैं जिनसे हम इस बात को प्रूफ कर सकें कि जो HNO3 है ये अम्ल ही है। तो देखो मैं कुछ घटनाएं आपको बताता हूं। सबसे पहली घटना तो क्या है, अगर कोई पदार्थ अम्ल है तो वो फिर क्षार से अभिक्रिया करके उसको 2 पदार्थ बनाने चाहिए, जल और लवण। पहली बात तो ये है किसी भी एसिड के लिए, मतलब हमारे कहने का मतलब है अगर कोई पदार्थ अपने आप को अम्ल मानता है तो हम उसकी अभिक्रिया किससे करवा देंगे, क्षार से। अगर अम्ल होगा तो वो अभिक्रिया करेगा क्षार से और 2 पदार्थों को बनाकर तैयार करेगा। पहला पदार्थ तो वो बनाएगा लवण, और बेटा दूसरा पदार्थ क्या बनाकर तैयार करेगा, जल। अब यही बात नाइट्रिक एसिड पर करके देखी जाए, क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं कि HNO3 जो हमको मिला ये अम्ल है या नहीं है, तो हमने यहां उसको अम्ल की जगह पर रख लिया। और बेटा क्षार की जगह पर आप किसी भी क्षार का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं कि सर जी अपने मन से क्षार लिखेंगे वही माना जाएगा। नॉर्मली या तो बच्चे NaOH को क्षार के फॉर्म में यूज करते हैं या तो KOH के फॉर्म में यूज करते हैं। अच्छा अभिक्रिया का तरीका अच्छा है कि H अभिक्रिया कर लेगा OH से, या और भी अच्छा लिखना चाहो, तुमको लगे सर जी और भी अच्छा लिखना चाहते थे, भैया ये वाला देखो ब्रैकेट बना लो, Na किससे अभिक्रिया कर लेगा, NO3 से। तो पहला पदार्थ है NaNO3, और बेटा जल्दी से देखो क्या HOH से अभिक्रिया करेगा, अगर HOH से अभिक्रिया करेगा तो बनाकर तैयार करेगा H2O। अब देखो यार बिल्कुल सही है, HNO3 ने जैसे ही क्षार से अभिक्रिया की उसने लवण तो बनाया ही, और साथ में क्या बनाया, तो पक्का ये सिद्ध कर देता है इस बात को कि HNO3 क्या है, अम्ल। एक तो अम्ल को ऐसे प्रूफ करोगे, दूसरा अगर कहे कि हम ये विधि नहीं मानेंगे तो भैया दूसरी विधि सुनो। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, जानते हो हमने इसको कहां पर घोला, जल में। और बेटा जैसे ही नाइट्रिक एसिड को जल में घोला, जल में घोलते ही नाइट्रिक एसिड क्या होता है, H पॉजिटिव आयन में और NO3 निगेटिव आयन में टूट गया। इसको कहते हैं नाइट्रेट आयन, इसको कहते हैं हाइड्रोजन आयन। अब जैसे ही हाइड्रोजन अपने आयन में टूट गया तो क्या तुमको वो परिभाषा याद नहीं आई जिसका नाम था, या इसको आर्हीनियस ने बताया था कि आर्हीनियस के अनुसार अगर किसी पदार्थ को आप जल में घोलते हैं और जल में घोलने पर वो हाइड्रोजन के आयन के फॉर्म में टूट जाता है तो आप उसको क्या कहते हो, अम्ल कहते हो। क्योंकि नाइट्रिक एसिड को जब जल में घोला गया तो ये तो बहुत आसानी से हाइड्रोजन के आयन के रूप में टूट गया। भैया इस बात को सिद्ध करता है कि नाइट्रिक एसिड एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। तो ये भी किसी पदार्थ की अम्लीय प्रकृति को शो करता है। हो सकता है कि आपकी किताब में या आपके किसी दूसरे टीचर के द्वारा इस H+ आयन की जगह पर H3O+ आयन ही लिखा गया हो, तो भी बेटा कोई घबराने की बात है नहीं उसमें से। जैसे अगर आप इसको देख लें कि सर जी ने तो H+ आयन लिखा था, लेकिन जब हमारे यहाँ किताब में देखा या किसी दूसरे टीचर ने लिखा तो उस जगह पर लिख दिया था उन्होंने H3O+ आयन, तो बेटा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो हम बताते हैं H+ आयन को H3+O आयन क्यों लिखा जाए, तो उसका कारण देखो यहां लिखते हैं।
क्या कारण, H प्लस को H3 प्लस O क्यों लिख सकते हैं? और इस बात को बेटा इसी जगह पे यूज नहीं किया गया, बल्कि ना जाने कितनी अभिक्रियाओं में H प्लस को क्या लिखा गया है, H3O प्लस। अब देखो इसको समझते कैसे हैं कि H प्लस को H3O प्लस लिखोगे कैसे। सबसे पहले बेटा हम लोग लिखते हैं हाइड्रोजन को। अच्छा, हाइड्रोजन का कोई व्यक्ति परमाणविक चित्र बना सकता है? और नहीं बना सकता है तो देखो इधर, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। ये हो गया हाइड्रोजन के परमाणु का नाभिक, और हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक के चारों ओर कक्षाओं की संख्या होती है 1। तो भैया मैंने ये नाभिक के चारों ओर कक्षाओं की संख्या क्या बना दी, 1। अब इसमें से थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन तो होता है, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। अब हुआ क्या उस दौरान कि आपने इसको बनाया H प्लस आयन। जानते H प्लस आयन कब बना होगा, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। जैसे ही इसने बेटा एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन हो गया यहां से खत्म। और जब इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया तो इलेक्ट्रॉन की ये वाली जो क्लास थी ये भी बेकार। भाई कोई भी क्लास जो है वो बनती है इलेक्ट्रॉन से, और जब उस क्लास में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो क्लास किसी काम की। अब इसको ऐसे भी सोचो, भाई कोई भी क्लास जैसे हम ही लोग पढ़ा रहे हैं, ये क्लास हम लोगों की तो बहुत बाद में है, सबसे पहले तो ये क्लास तुम लोगों की है। अगर कोई बच्चा ही नहीं होगा पढ़ने के लिए तो क्या इस क्लास का कोई अस्तित्व है? कुछ भी अस्तित्व नहीं है। इस क्लास का मात्र अस्तित्व कब है, अगर एक भी बच्चा आ जाता है। जैसे एक भी इलेक्ट्रॉन था चक्कर लगा रहा था तो काम बन गया। अगर एक भी बच्चा क्लास में है तो आपके पढ़ाने का अर्थ है। और नहीं तो सोचो कोई भी व्यक्ति यहाँ क्लास में नहीं है, ना कोई भी पढ़ने वाला है, और हम इसको पढ़ा रहे तो ये क्या कोई क्लास है? बिल्कुल भी नहीं है। तो वैसे एक इलेक्ट्रॉन था और वो भी इलेक्ट्रॉन तो इसने त्याग दिया, और जब इलेक्ट्रॉन को त्यागा तब ये बनकर तैयार हुआ H प्लस। सारी बातें तो आप समझ गए, बस इतनी बात को ध्यान देने लायक है। पहले तो परमाणु का आकार काफी बड़ा था क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की सेल थी, लेकिन अब वो इलेक्ट्रॉन की सेल गायब हो गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा। तो क्या परमाणु का आकार एकदम से बहुत छोटा नहीं हो गया है? और जब परमाणु का आकार हो जाता है बहुत ज्यादा छोटा तो बेटा ऐसा परमाणु हो जाता है अस्तित्व विहीन, अर्थात उसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं बचता है। तो अगर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो उसके H प्लस आयन का आकार हो जाएगा बहुत छोटा, और इतना छोटा हो जाएगा कि उसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा या उसका अस्तित्व नष्ट होने लगेगा। तो फिर वो अस्तित्व को बचाएगा कैसे? वो भैया जुड़ जाएगा जल के साथ। तो H प्लस आयन जल के साथ जुड़कर अपने अस्तित्व को क्या कर लेगा, बचा लेगा। सोचो अगर H प्लस आयन जल के साथ जुड़कर अपने अस्तित्व को बचाता है तो जल के साथ जुड़ेगा, ध्यान देखना H2 है और एक H यहां है, टोटल H कितने हो गए, 3। और O लिखा है, O लिख दिया, और पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव चार्ज लिख दिया। तो अगर कभी कोई व्यक्ति पूछता है कि H प्लस आयन को क्या H3O प्लस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि H प्लस आयन का आकार होता है बहुत छोटा, और जिसके कारण इसका अस्तित्व होने लगता है समाप्त, या अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जल के अणु के साथ मिल जाता है, और जल के अणु के साथ मिलकर बनाता है H3O प्लस आयन। और इसलिए आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो कि क्या H प्लस आयन को H3 प्लस O लिख सकते हैं। तो भैया इस प्रकार से इसको H प्लस आयन को H3O प्लस लिखा जा सकता है। अच्छा, कोई व्यक्ति एक और बात याद रखेंगे, क्या नाइट्रिक एसिड की अम्लीय प्रकृति को ऐसे ही सिद्ध कर सकते हैं? एक और विधि है जिससे किसी भी अम्ल की अम्लीय प्रकृति को सिद्ध किया जा सकता है। अगर आप नाइट्रिक अम्ल पर, अच्छा क्लास 10th पर इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है, मैंने इस बात को खुद में अनुभव किया है कि जो विधि अब मैं लिखाने जा रहा हूं ये क्लास हाई स्कूल में इससे कई बार क्वेश्चन आया है। देखो मैं लिख के दिखाता हूं। इस बार मैंने सोडियम की धातु की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से करवाई है। क्वेश्चन कैसे आता है देखो मैं इसको बता देता हूं। कहता है क्या होता है जब किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है।
ऐसा क्वेश्चन कई बार आया है। साधारण सा रीजन है, बच्चा एक बात लिखाता है हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। देखो क्यों हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, अभिक्रिया का तरीका भी है। आपने सुना होगा कि सोडियम और हाइड्रोजन अगर दोनों धातुओं को देखा जाए तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम का स्थान हाइड्रोजन से कैसा है, ऊपर, और इस कारण से सोडियम जो है वो हाइड्रोजन से भी ज्यादा क्रियाशील है। और क्योंकि सोडियम की क्रियाशीलता ज्यादा है हाइड्रोजन से, सोडियम जाएगा और हाइड्रोजन को उसके स्थान से क्या कर देगा, हटा देगा। हर एक क्रियाशील पदार्थ अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को उसके स्थान से क्या कर सकता है, हटा सकता है। तो सोडियम भी अत्यधिक क्रियाशील था, इसलिए उसने हाइड्रोजन को उसके स्थान से क्या कर दिया, हटा दिया। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि क्या सोडियम ही ज्यादा क्रियाशील था? तो उसके लिए बेटा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या जिसको कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाई गई है, और उसमें से आपको ऐसा भी बताया गया है कि जो मेटल विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थान प्राप्त किए है उसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, जैसे सोडियम। तो अगर सोडियम जाके हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटाएगा तो बेटा सोडियम तो बैठ जाएगा खुद हाइड्रोजन की जगह पर, तो पदार्थ बनकर तैयार होगा NaNO3। और बेटा जब हाइड्रोजन को हटाएगा तो हाइड्रोजन तो एकल अणु के रूप में रह नहीं सकता, तो भैया ये H2 के फॉर्म में रहेगा। अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए हाफ H2 कर लेते हैं। अच्छा, इससे ये बात पता चलती है आखिर इसको अम्ल क्यों कहा जाए, क्योंकि कोई भी अम्ल क्रियाशील धातु से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाता है, हाइड्रोजन। और नाइट्रिक अम्ल भी ऐसा कर रहा है कि नाइट्रिक अम्ल सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस दे रहा है। और यही तो अम्ल की पहचान है कि अम्ल जो होते हैं वो क्रियाशील धातु से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लेकिन एक बात को और ध्यान में रख लेना कि क्या हर एक धातु के साथ ऐसी ही अभिक्रिया होने वाली है, ना भैया, क्योंकि सोडियम की क्रियाशीलता बहुत अधिक है, इसलिए सोडियम ने हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटाया है। लेकिन जैसे ही धातु की क्रियाशीलता कम होने लगेगी भैया इस प्रकार की अभिक्रिया नहीं होगी। तो फिर किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, इसको नोट करो और फिर बताते हैं किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। अब देखो इसका अर्थ क्या है। नाइट्रिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाओं को जब पढ़ने चले तो नाइट्रिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं तो 4 तो यहां पर लिखी गई, लेकिन इसके बाद बहुत सारे अवयव जाने क्या क्या लिखे हुए हैं, आखिर इनका यूज क्या है। बेटा हम तुमको बताएं, इनसे और इनको अगर मिलाकर देखोगे हमारा ऐसा अंदाजा है कम से कम 200 से 250 रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट होंगी, अगर इन दोनों के पैटर्न को आप एक साथ समझ जाते हो। और मेरा अंदाजा ऐसा है कि अगर आप इन दोनों को समझ जाते हो शायद ही नाइट्रिक अम्ल की कोई ऐसी अभिक्रिया रह जाए जो आपको ना आए। और इस चक्कर में भैया हमने इसको इस प्रकार से लिखा है, जितना टाइम है उसको समझने में सही करते हैं, देखो लगा लेते हैं। नाइट्रिक अम्ल से देखो क्या है कि नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया किसी न किसी पदार्थ से कराई जाएगी। अगर आपसे कह देता है कि नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया किसी पदार्थ से करवाई गई, लेकिन नाइट्रिक अम्ल गर्म है और कैसा है, सांद्र, तो जैसे ही आपसे ये कहेगा नाइट्रिक अम्ल गर्म है, सांद्र है, आप तीर के निशान के बाईं ओर तो HNO3 लिखोगे, लेकिन दाईं ओर 2 शब्द बिल्कुल अपने आप लिखाओगे। क्या लिखाओगे, NO2 प्लस H2O। बाईं ओर जैसे नाइट्रिक एसिड देखा, दाईं ओर इनको तो अपने मन से लिख दिया। अब आगे लिखा है कंपाउंड की जगह पर, मतलब आपसे कह देता है, देखो ऐसे मैं कुछ बोलता हूं अभिक्रिया तो समझ में आएगा। कहता है क्या होता है जब कॉपर की अभिक्रिया गर्म एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराई जाती है। तो जैसे ही गर्म और सांद्र नाइट्रिक अम्ल कहा हमने भैया इन 2 पदार्थों को तो पहले से लिख दिया। और किसकी अभिक्रिया करवानी थी, कॉपर की, तो कंपाउंड की जगह पर जानते हो किसको लिखना है, कॉपर को। अब कहोगे सर जी ये जगह कहां से भरेंगे, भैया अगर यहां पर कॉपर लिखा है तो तुमने लिखा है ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ कंपाउंड, तो कॉपर का ऑक्सीडाइज फॉर्म ले लो। तो कॉपर एक प्रकार की धातु है ना, तो जरा देखो इसमें से धातु का नंबर कौन है, यहां पर आया है धातु। धातु काहे में बदलना है, मेटल के नाइट्रेट में। तो मतलब कॉपर अगर इधर लिखा हो तो तुम बस मात्र एक अभिक्रिया में काम करो, इधर कॉपर का क्या लिख दो, नाइट्रेट, अभिक्रिया कंप्लीट हो गई, और भी कुछ भी नहीं करना है। फिर एक बात और याद रखो, अगर कह दे आप किसी पदार्थ की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से करवाइए, लेकिन नाइट्रिक अम्ल गर्म है और कैसा है, तनु है, तो आपको गर्म और तनु नाइट्रिक अम्ल देखते ही बाईं ओर तो नाइट्रिक अम्ल लिखना है और दाईं ओर आपको लिखाना है NO और H2O।
अब जो भी पदार्थ यहां रखा जाएगा उस पदार्थ का ऑक्सीकृत रूप यहां रख दिया जाएगा। जैसे अगर हमें अभिक्रिया करवानी होगी H2S से, तो जरा ध्यान दो, कंपाउंड की जगह पर किसको रखेंगे? H2S। तो कंपाउंड के ऑक्सीडाइज फॉर्म की जगह पे जानते हो क्या रखना है? मात्र और केवल क्या रख देना है? S। अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। सोचो अगर कंपाउंड की जगह पर Ki लिखा होता, आप अभिक्रिया को जानते कैसे कंप्लीट करते? भैया ये दो तो लिखते ही लिखते, ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ कंपाउंड कहता तो Ki की जगह पर क्या लिखाते? I2 प्लस KNO3। अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। जैसे मैं क्या बोलता हूं, पहले मैं समझा लेता हूं, एक अभिक्रिया भी लिख के देखो, दिखाते हैं। क्या है कि जब इसको समझोगे, अभिक्रियाएं 2-3 करोगे, अपने आप सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अगर आपसे कहता है किसी पदार्थ की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से करवाइए, लेकिन इस बार नाइट्रिक अम्ल ठंडा है और सांद्र है, तो ठंडे और सांद्र के लिए ये बात तो सबके लिए लागू होती है। आप अभिक्रिया के तुरंत दाईं ओर लिखाओगे N2O प्लस H2O। अब हम ये ढूंढेंगे कि किस पदार्थ से अभिक्रिया करवाई गई। अगर कोई कहेगा कि फास्फोरस से अभिक्रिया करवाई गई थी, तुरंत ढूंढो क्या फास्फोरस कहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो अगर हमने लेफ्ट पे फास्फोरस लिखा तो राइट साइड पे जानते हो क्या लिख लेना चाहिए? H3PO4। अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। लास्ट में एक और चलेंगे, अगर आपसे कहता है कोई भी कंपाउंड नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, लेकिन इस बार नाइट्रिक अम्ल ठंडा भी है और तनु भी है, तो बेटा जानते हो ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ कंपाउंड तो लिख ही लोगे। यहां से ढूंढकर आपको तीर के निशान के ऊपर NH4 NO3 और H2O लिखाना है। अब ये बात आएगी कि सर जी हम अभिक्रिया में ये भाग कहां से निकालेंगे? तो भैया इस बात को याद रखो, जब आपको पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड अभिक्रिया कर रहा है नाइट्रिक अम्ल से, उसका ऑक्सीडाइज फॉर्म भी तभी पता चल पाएगा। कैसे पता चलेगा? अगर नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया किससे हुई? कार्बन से, तो कार्बन तो कंपाउंड हो गया और उसके में से ऑक्सीडाइज फॉर्म उसका क्या हो गया? CO2। तो अगर लेफ्ट पे कार्बन लिखा है तो राइट पे यहां पर क्या लिख देना है? CO2। अगर लेफ्ट पे H2O2 लिखा है तो राइट पे जानते हो क्या लिख देना है? O2। अगर सल्फर लिखा है तो सल्फर की जगह पर दो चीजें लिखी जा सकती हैं, या तो आप लिखो सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपकी मर्जी है, और या तो आप लिखो उसकी चीज को क्या? H2SO4। ये भी आपका मन है, जो मन हो वो लिखे आना। जाके कहोगे सही कौन है, या दोनों सही होंगे, कोई भी गलत नहीं होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह पर क्या लिख देना है? सल्फर। लेफ्ट पे हाइड्रोजन सल्फाइड तो राइट पे सल्फर लिख दिया। सल्फर डाइऑक्साइड अगर लिखा है तो उसको क्या लिख दोगे? H2SO4। अगर किसी मेटल का सल्फाइड है, मेटल का सल्फाइड का मतलब कॉपर का सल्फाइड या कैल्शियम का सल्फाइड, तो हम उसको चेंज कर देंगे मेटल के सल्फेट में, कि कॉपर का सल्फाइड तो कॉपर के सल्फेट में लिख देंगे, अगर कैल्शियम का सल्फाइड है तो कैल्शियम का सल्फेट लिख देंगे। अगर Ki लिखा है तो हम Ki में से K को तो KNO3 में चेंज कर देंगे और I को काहे में चेंज कर देंगे? I2 में। जरा ध्यान दो, नीचे लिखा है सेम पैटर्न। KCl होगा तो क्या करोगे मैं बताता हूं। KCl में K को लिखोगे KNO3 और Cl को क्या लिख दोगे? Cl2। KBr में से क्या करोगे? KNO3 और Br को क्या लिख दोगे? Br2। और मैं ये बेटा बताने की जरूरत है ही नहीं कि अगर NaBr लिखा होगा तो क्या करोगे? Na को लिख दोगे NaNO3 और Br को लिख दोगे Br2। अगर कोई एल्कोहल लिखा है लेफ्ट साइड पे तो राइट साइड पे क्या लिख दोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे कहने का मतलब ये है, अगर मेथाइल एल्कोहल लिखा है तो मेथनोइक अम्ल, एथाइल एल्कोहल लिखा है एथनोइक अम्ल, प्रोपाइल एल्कोहल लिखा है प्रोपेनोइक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है तो आपको राइट साइड पे लिख देना है CO2 और H2O। लेकिन इसके नीचे लिखा है कि विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन। आप केवल उन्हीं अम्लों को H2 और CO2 लिख सकते हो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। अगर लेफ्ट पे फेरस सल्फेट लिखा है तो राइट पे फेरिक सल्फेट लिख दोगे, लेफ्ट पर आयोडीन लिखा है तो राइट पे HiO3 लिख दोगे, और सेम पैटर्न लगेगा Cl2 और Br2 के लिए। अगर लेफ्ट पे Cl2 लिख देता है तो राइट पे क्या लिख दोगे? HClO3। लेफ्ट पे Br2 लिखा है तो राइट पे क्या लिख दोगे? HBrO3। थोड़ा सा दो बातें और तीन, फॉस्फोरस को अगर लेफ्ट पे लिख दिया गया H3PO4, अगर लेफ्ट पे मेटल लिख दिया गया तो राइट पे उस मेटल का क्या लिख देना है? नाइट्रेट। अगर लेफ्ट पे मेटल का नाइट्राइल लिखा है तो राइट पे लिख दोगे मेटल का फिर से नाइट्रेट। अब देखो अभिक्रिया तुम लोग कैसे पहचानते हो। एक ही एग्जाम्पल, आज का इतना टाइम है मेरे पास केवल कि भैया एक एग्जाम्पल बता पाएंगे और बाकी की घटनाओं को तो पढ़ना पड़ेगा कल।
अब देखो हम एक अभिक्रिया लिख रहे हैं और तुम लोग ढूंढो और हमसे हमारी हेल्प करवाओ कि हम अभिक्रिया लिख सकें। लिखें एक अभिक्रिया, तैयार हो? अच्छा देखो हम एक पदार्थ को लिख रहे हैं और वो पदार्थ कुछ इस प्रकार से लिख रहे हैं कि हमारे पास लिखा है कि ढूंढ लेते हैं किसी को। हाँ, NaI प्लस HNO3 और देखो हमने यहां लिखा है सांद्र प्लस गर्म। अच्छा यार इसको देखो, इसको तो भूल जाओ NaI को। NaI से अभी हमारी दुश्मनी चल रही है। हम केवल किसको ध्यान दे रहे हैं कि नाइट्रिक अम्ल सांद्र और गर्म है। कौन सी अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करता है? ऊपर वाली को। अच्छा HNO3 को जैसे ही लेफ्ट में देखा, इसको तो देखा ही नहीं अभी। जैसे HNO3 को देखा कि सांद्र और गर्म है, एक चीज तो पहले अपने मन से लिखाओ। क्या लिखाओ? NO2 प्लस हो गया भैया। अब क्या किसी व्यक्ति को यह मालूम है कि अगर NaI लिखा हो, देखो जरा कि I लिखा था तो I2 प्लस KNO3 लिखा था, उसी पैटर्न में अगर NaI लिख के आ जाए तो जानते हो क्या लिख लेना चाहिए राइट पर? जल्दी से बताओ अगर किसी के दिमाग में अगर ये बात आ गई हो। NaI को क्या लिखना चाहिए? सबसे पहले तो लिखना चाहिए I2, फिर क्या लिख लेना चाहिए? NaNO। अच्छा क्या कहते हो, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं लास्ट में। गड़बड़ मत करना भैया। इस बार अभिक्रिया हम लोगों ने लिखी है, देखो क्या लिखते हैं। इस बार अभिक्रिया लिखी है FeSO4 प्लस HNO3 और इस बार जो हमने अम्ल लिया है ये भैया गर्म है और साथ में तनु है। अच्छा ये बताओ, पहले तो इसको भूल जाओ। क्या कहते हो, गर्म और तनु देखकर नाइट्रिक अम्ल को हमें क्या क्या चीज लिख लेना चाहिए? हमें सबसे पहले गर्म और तनु का मतलब है NO प्लस, तो भैया मैंने NO प्लस H2O पहले से लिख रखा है। क्या किसी को यह पता है अगर लेफ्ट पे FeSO4 लिखा हो तो राइट पर क्या लिख देना चाहिए? तो भैया वहां चलते हैं, लास्ट में लिखा है FeSO4, अगर लेफ्ट पे है तो राइट पे तुमको जानते हो क्या लिख देना चाहिए? Fe2SO4 का होल। अब बात आएगी सर जी क्या ये वाले सारे याद रखने पड़ेंगे? बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे। जानते हो अगर इसको नाइट्रिक अम्ल में तुमने तैयार कर लिया तो यही घटना है तुमको सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए तैयार नहीं करनी पड़ेगी। नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल में से बस एक दो जो नियम हैं वो बदल जाएंगे इनके, और बाकी सारे के सारे नियम वही रहेंगे। नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा तो Ki में I2 हो जाएगा और KNO3 की जगह पर हो जाएगा K2SO4। तो इनको तैयार रखो, कल के दिन इसी बेसिस पर अभिक्रियाओं को देखते हैं। हाँ ये 4 पैटर्न जरूर तैयार करके आना, क्योंकि पूरा का पूरा खेल इन्हीं 4 पैटर्न का है। कंडीशन तुमको मिलेगी कि गर्म है कि ठंडा है कि तनु है कि सांद्र है, और फिर इसके बाद आप देखिएगा और अभिक्रियाओं को निपटाते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। तो बाकी की घटनाओं को पढ़ेंगे फिर कल।